गुड मॉर्निंग एवरीवन। निशा इतिहास गंगोत्री चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रथम कौंसल के रूप में नेपोलियन के कार्यों का वर्णन पढ़े। मैंने उनके गृह नीति में देखा कि उन्होंने किस प्रकार कौंसल बनने के बाद संविधान का निर्माण किया, किस प्रकार उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में सुधार किया, किस प्रकार उन्होंने केंद्रीयकृत प्रशासन की स्थापना की, किस प्रकार उन्होंने पेरिस के सौंदर्यीकरण करके फ्रांस वासियों में मनोबल बढ़ाया, जन कल्याणकारी कार्य कैसे किए। इन सब कार्यों के करने से उसे जनता का समर्थन मिला। अब उन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य प्रथम कौंसल के रूप में किया वह था धर्म के क्षेत्र में सुधार। धर्म के क्षेत्र में सुधार के लिए उन्होंने धर्म को केंद्रीयकरण किया। अब इसके लिए उन्होंने कौन कौन से कार्य किए। चूँकि नेपोलियन जानता था कि कैथोलिक धर्म का फ्रांसीसी जनता पर गहरा प्रभाव है, उसे यह भी ज्ञात था कि कैथोलिक चर्च से उसका संबंध बुर्बो राजवंश की शक्ति का मुख्य आधार रहा था। जो फ्रांस में पुरानी राजसत्ता थी बुर्बो राजवंश, वह इसलिए मजबूत थी कि उन्होंने कैथोलिक धर्म और का सहारा लिया था, समर्थन किया था, और कैथोलिकों का पूर्ण समर्थन बुर्बों के साथ था। अब क्रांति काल में हम देखते हैं कि भयंकर संघर्ष होता है। पादरियों के प्रति लोगों को गुस्सा रहता है और पादरियों को काफ़ी हानि पहुंचाया गया। जो बिशप या धर्म के गुरु थे वे फ्रांस छोड़कर चले गए, लेकिन बहुसंख्यक जनता का समर्थन, पोप के प्रति निष्ठा, धर्म के प्रति निष्ठा बनी हुई थी। अब नेपोलियन ने इस स्थिति का फायदा उठाने को सोचा। अपनी स्थिति को मजबूत बनाने और राजतंत्र समर्थक को दुर्बल करने के लिए चर्च का समर्थन प्राप्त करना नेपोलियन के लिए आवश्यक था। फ्रांस के चर्च अधिकारियों तथा कैथोलिक जनता को उसने विश्वास दिलाया कि वे अपना धर्म पालन करने में स्वतंत्र हैं, बशर्ते कि वे राज्य के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करें, कोई षड्यंत्र नहीं करें और अपनी धर्म को मानते हुए खुशीपूर्वक फ्रांस में रहें। इस नीति का कोई धार्मिक प्रभाव उस पर नहीं था, बल्कि उसका उद्देश्य जो था पूर्ण रूप से राजनीतिक था। वह कैथोलिक जनता का समर्थन प्राप्त करना चाहता था। एक बार उसने स्वयं कहा था कि मिस्र में मैं मुसलमान हूँ और फ्रांस में कैथोलिक, यानी मैं जहाँ जाता हूँ वह धर्म के बारे में बताता हूँ कि मैं आपका धर्म ही मानता हूँ। उसका उद्देश्य उस धर्म का समर्थन कर, उस धर्म के लोगों का समर्थन प्राप्त कर अपनी स्थिति को मजबूत करना होता था। कैथोलिक चर्च को स्थापित करके उन्होंने लाखों निष्ठावान फ्रांसीसियों का समर्थन प्राप्त करने में सफल हो गया। वह अपने पक्ष में पादरियों को करना चाहता था। उनका विचार था कि जिस प्रकार उसने सेना और राज्य पर नियंत्रण स्थापित किया था, उसी प्रकार चर्च और पादरियों पर वह नियंत्रण स्थापित कर लेगा। वह अपने हाथ में धर्म का बागडोर ले लेगा
तो कैथोलिकों का पूर्ण समर्थन मिलेगा। और जनता को क्या चाहिए, उनके भलाई के कार्य, उनके धर्म के क्षेत्र में जितने भी विसंगतियां आ गई हैं उन्हें दूर कर उनका समर्थन प्राप्त करना। और इसके लिए ज़रूरी है कि चर्च के पादरी भी खुश रहें और आम जनता भी खुश रहें, और हम अपने हाथों में पावर, धर्म का शक्ति भी केंद्रित कर लें। उसने कहा था, यदि पोप से पहले न होता तो इस अवसर के लिए मुझे पोप भी बनना पड़ता। यदि पोप पहले से न होता और हम उससे पहले आ गए होते तो हम ही पोप बनते। अतः उसने पोप का समर्थन प्राप्त करने के लिए धर्म गुरुओं यानी पोपों से उन्होंने वार्तालाप चलाए। 1831 ईस्वी में उन्होंने पोप से समझौता किया। इस समझौते को कॉनकॉर्डे का समझौता कहा जाता है। इस समझौते के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित था। प्रथम, कैथोलिक धर्म को नेपोलियन ने राजधर्म घोषित कर दिया और चर्च की भूमि पर पोप ने अधिकार अपना त्याग दिया। यानी एक तरफ कैथोलिक धर्म को राजधर्म बनाया, दूसरी तरफ पोप की शक्ति को कम किया। यानी कि जितने भी जमीन थे उन पर अपने स्वामित्व को, धर्म को, चर्च को छोड़ना पड़ा, क्योंकि फ्रांस की क्रांति का एक लक्ष्य यह भी था। द्वितीय, बिशपों की नियुक्ति अब प्रथम कौंसल करेगा और औपचारिक रूप से पोप उसको स्वीकृति प्रदान करेगा। यानी अब बिशप के बनाने का, बिशप का नियुक्ति करने का अधिकार भी नेपोलियन ने अपने हाथों में ले लिया। तीसरा, राज्य के प्रति बिशप निष्ठा की शपथ लेंगे और राज्य उन्हें वेतन देगा। यह तीसरा लक्ष्य भी जो क्रांति का लक्ष्य था उसे उसने कॉनकॉर्डे समझौते के द्वारा प्राप्त कर लिया। अब बिशप जो धर्म के गुरु हैं वह राज्य के वेतन पर आश्रित होंगे। इस प्रकार धर्म का राष्ट्रीयकरण करके धर्म पर अपना अधिकार जमा कर नेपोलियन ने अपनी स्थिति मजबूत की। अब एक महत्वपूर्ण कार्य उसका है नेपोलियन की विधि संहिता, जिसे हम लोग नेपोलियन कोड भी कहते हैं। नेपोलियन का विधि के क्षेत्र में महान कार्य उनकी विधि संहिता थी। जब वह बंदी जीवन में सेंट हेलेना में रह रहा था तो एक बार अपने स्वयं बोला था कि मेरा वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्धों में विजयों से नहीं है, मेरी विधि संहिता ही ऐसी है जो कभी न मिट सकेगी और न ही और जो अब चिर अस्थायी होगी। अपनी इस कार्य के लिए उसे गर्व हो रहा था। क्रांतिकारियों का क्रांति काल में यह उद्देश्य था कि फ्रांस के कानूनों का एक संग्रह तैयार किया जाए जिससे सरलता से जनता कानून समझ सके। इस तरह का बात उन्होंने वायदा 1791 ईस्वी के संविधान में भी किया था और कन्वेंशन काल में इस पर काम भी आरंभ कर दिया गया था। लेकिन नेपोलियन ने सत्ता के आने से इस काम में अब काफ़ी तेजी आई। इस कार्य में नेपोलियन ने स्वयं रुचि ली। अनेक विधि विशेषज्ञों को संगठित करके इस कार्य को पूरा करवाया। तो 5 प्रकार के कानून का उन्होंने संकलन किया और इन 5 प्रकार के कानूनों को सम्मिलित रूप से नेपोलियन कोड कहा जाता है। 5 कानून कौन थे? पहला, नागरिक कानून संहिता।
दूसरा नागरिक कानून प्रक्रिया की संहिता, तीसरा फौजदारी कानून, चौथा फौजदारी कानून की प्रक्रिया संहिता और पांचवा व्यापारिक कानून संहिता। अब इसके बाद उन्होंने एक और काम किया, लीजियन ऑफ ऑनर नाम की पदवी को लाया, जिससे नेपोलियन समर्थकों का मनोबल, समाज में प्रतिष्ठा बढ़े जो नेपोलियन के समर्थक हैं। तो अब लीजियन ऑफ ऑनर क्या था? राज्य की विशिष्ट सेवा करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए नेपोलियन ने लीजियन ऑफ ऑनर नामक उपाधि की स्थापना की। वह जानता था कि फ्रांसीसी स्वभाव से सम्मान प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं, अतः उन्होंने फ्रांसीसियों की इस आकांक्षा को पूरा करने के लिए इस उपाधि की स्थापना की। सभी प्रकार की उपाधियां क्रांति काल में समाप्त कर दी गई थी, इसीलिए जब वह यह उपाधि नेपोलियन ने स्थापित की तो इसकी काफ़ी आलोचना की गई और इसे समता के सिद्धांत के विरुद्ध कहा गया। लेकिन आज भी फ्रांस में यह उपाधि विद्यमान है। उन सैनिक असैनिक अधिकारियों को यह उपाधि प्रदान की जाती थी जिन्होंने नेपोलियन को कोई चमत्कारिक कार्य करके प्रभावित किया हो। नेपोलियन ने यह उपाधि अधिकांश रूप से सैनिक अधिकारियों को प्रदान की थी जिन लोगों को यह उपाधि प्राप्त हुई, और वह कालांतर में एक पृथक वर्ग बन गया जो सामंतों के समान ही उच्च वर्ग कहा जाने लगा। लेकिन नेपोलियन द्वारा इनकी स्थापना करने से उनकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई। अब इन सब कार्यों को करने के बाद नेपोलियन ने फ्रांस की आर्थिक और गृह नीति मजबूत होने के बाद राजतंत्र की स्थापना की घोषणा कर दी। कौंसल के रूप में नेपोलियन के सुधारों की प्रशंसा तो सभी लोगों ने करते हैं। इतिहासकार हेजन कहते हैं कि इस प्रकार राष्ट्रीय जीवन का गंभीर और विस्तृत पैमाने का जीर्णोद्धार किया गया। नेपोलियन के जीवन का यह काल फ्रांस की जनता के लिए सबसे अधिक लाभदायक सिद्ध हुआ और देश की समृद्धि को इससे अत्यधिक योग मिला। तो हेजन की बात से हम लोग सहमत हैं कि प्रथम कौंसल के काम उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से फ्रांस की अर्थव्यवस्था और फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था, फ्रांस की धार्मिक व्यवस्था को बड़े अच्छे से सुलझा दिया, सारी समस्याओं का समाधान कर दिया और फ्रांस को आगे बढ़ने में इससे काफ़ी योगदान मिला। जनता ने उसे 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए प्रथम कौंसल बना दिया। सीनेट ने 1804 ईस्वी में नया संविधान, अब इसके बाद सीनेट से उन्होंने 1804 ईस्वी में एक नया संविधान बनवाया और अपने आप को सीनेट से सम्राट घोषित करवा दिया। इस संविधान में कहा गया था कि यह परिवर्तन फ्रांसीसी जनता के हितों को ध्यान में रखकर किया गया है। इस परिवर्तन के पक्ष में फ्रांस की जनता ने भारी साथ मत दिया। फ्रांस की अब संपूर्ण जनता का उसे समर्थन मिला। एक बार नेपोलियन ने कहा था कि मुझे फ्रांस का राज्य मुकुट धरती पर पड़ा मिला था और तलवार की नोक से मैंने उसे उठा लिया था। तो उसकी पूर्ण सफलता की अभिव्यक्ति इस वाक्य में हो जाती है। तो इस प्रकार उन्होंने देखा कि किस प्रकार प्रथम कौंसल के रूप में कार्य करने से उन्होंने जो लोकप्रियता प्राप्त की, उस लोकप्रियता के दम पर उन्होंने सीनेट से फ्रांस में राजतंत्र घोषित करवा दिया और अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित करवा दिया। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग निशा इतिहास गंगोत्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जन जन तक इतिहास की गुड रहस्यों को पहुंचाने में आप निशा इतिहास गंगोत्री चैनल
का समर्थन कीजिए। निशा मैम की आकांक्षाओं को पूरा कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।